Our today's topic is impurities in pharmacopoeial substances. कि जो pharmacopoeial substances हैं that are included in pharmacopoeia, जिनके सारे standards given हैं, उनके monographs given हैं pharmacopoeia में, वो सारी pharmacopoeial substances or you can say pharmaceutical drugs that are having medicinal importance. उन सब में अगर कहीं कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो वो इम्प्योरिटीज की क्या टाइप्स हो सकती है, क्या उनके सोर्सेज हो सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर टुडेज लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, सो chemical purity. What is chemical purity? It means freedom from foreign matters. However, it is very costly to manufacture chemical substances of absolute purity. अगर हमने कोई absolute purity का कोई chemical compound बनाना है ना, then it is a costly process. Dry food, bad food. Yes. For example, the best level of purity reached out during mass production of sugar and rock salt is around 99.9% of source or sucrose or sodium chloride. Therefore, it is necessary to strike a balance for obtaining a pharmacopoeial substance whose cost is reasonable and which is tolerably pure for medicinal purposes. अब ये कह रहे हैं कि जैसे हमने मान लो बहुत ही प्योर सब्सटेंस बनाना है तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है. कुछ थोड़ी बहुत अगर इम्प्योरिटीज के साथ हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिटेन रहती हैं, देन वो जो इम्प्योरिटीज हैं उनको जो है ओके कर दिया जाता है कि नहीं, इतना लिमिट ऑफ impurities अगर हमारी substance में है, then there is no problem, there is no side effect to the patient if we make a formulation. जैसे ये एग्जाम्पल दी हुई है, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर एंड रॉक सॉल्ट, जब मास प्रोडक्शन होता है समटाइम इसमें जो है सोडियम क्लोराइड की जो है सुक्रोज की कई बार थोड़ा सा मिलावट आ जाती है. Therefore, it is necessary to strike a balance. Some balance is required. अब देखो तो pharmacopoeias prescribe various tests for purity for each substance and also fix limits of tolerance for certain impurities such as for arsenic, lead, heavy metals, iron, chlorides and sulfates. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें आप सब. इम्प्योरिटीज जो कॉमनली प्रेजेंट है इन फार्माकोपियल सब्सटेंसेस, इनके लिए एक लिमिट फिक्स कर दी है कि अगर इतनी इम्प्योरिटीज हो तो जायज है. ये कौन कौन सी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं? आर्सेनिक की इम्प्योरिटी, लेड इम्प्योरिटी, हैवी मेटल्स इम्प्योरिटी, iron impurity, chlorides and sulfates. अब कह रहे arsenic and lead are cumulative, that is these are neither excreted nor catabolized in the body and therefore these keep on accumulating in the body. अब देखो ये दो इम्प्योरिटीज ऐसी हैं, अगर हमारे किसी मेडिसिनल प्रोडक्ट में आर्सेनिक और लेड होगा प्रेजेंट तो ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो उसको कैटाबोलाइज नहीं कर पाता, इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर पाता, इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता एंड फाइनली एक्सक्रीट भी नहीं कर पाता. जब बॉडी में एक बार वो इंजेस्ट हो गई है ये सब्सटेंसेस और इनका रिमूवल नहीं हो पाएगा तो वो बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगी. So if these are present in more amounts than their prescribed limits of tolerance, then these may prove harmful as these are toxic substances.
अब कह रहे कि जितनी लिमिट फिक्स की है कि किसी भी प्योर कंपाउंड में, मान लो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल एक प्योर कंपाउंड है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आर्सेनिक और लेड की इम्प्योरिटी है, और वो इम्प्योरिटी अगर जो उसकी स्टैंडर्ड्स में, जब आप मोनोग्राफ्स देखोगे उन स्टैंडर्ड्स में आर्सेनिक और लेड की जो इस इम्प्योरिटी की जो लिमिट है पैरासीटामोल में जो गिवन है, अगर उसको आगे क्रॉस कर जाती है तो क्या होगा कि वो हार्मफुल हो सकती है. So certain limits are decided for these harmful substances above which there will be some trigger of toxic substances. Therefore, pharmacopoeia fix limits of tolerance for these impurities in many compounds depending upon their dose and frequency of doses, that is depending upon the quantity of drug which is to be administered daily for its therapeutic action. ज्यादातर उन दवाइयों के लिए yes. So तो इसलिए फार्माकोपिया में क्या होता है कि कुछ जो कंपाउंड्स हैं जिनमें इम्प्योरिटीज की पॉसिबिलिटीज हैं कि ये इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो उन इम्प्योरिटीज की कुछ टॉलरेंस लिमिट सेट कर दी जाती है कि अगर इतनी लिमिट किसी पेशेंट की डोज में चली जाए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है डेली डोज, अगर उसमें चली जाए तो उस पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज ऐसी हैं जो बॉडी से निकाल पाना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. जल्दी से इन इम्प्योरिटीज के नाम ना अपना लिख लें. आर्सेनिक, लेड, हेवी मेटल्स, आयरन, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स. दीज आर मेजर इम्प्योरिटीज जो हमारे मेडिसिनल कंपाउंड्स में हो सकती हैं. इनको चेक करना बहुत जरूरी है. इनका लेवल अगर बढ़ जाए देन हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. Sources of impurities in pharmaceutical chemicals. What are the sources for these impurities? ये impurities आती कहाँ से हैं? जब भी कोई pharmaceutical chemical compound पेशेंट तक पहुंचता है, वहां पहुंचने से पहले कुछ क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है. पेशेंट तक पहुंचाने से पहले पहले उनकी कुछ केमिकल टेस्टिंग की जाती है, प्योरिटी टेस्टिंग की जाती है. अगर प्योरिटी टेस्टिंग ड्यूरिंग उसमें कहीं इम्प्योरिटीज हमें मिलती हैं तो वो इम्प्योरिटीज आई कहाँ से, ये एक क्वेश्चन होता है. फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में, एनालिटिकल डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मायने रखता है कि अगर ये इम्प्योरिटी हमारे कंपाउंड में आई है जिसकी ये फॉर्मुलेशन बनी है तो इम्प्योरिटी कहाँ से आई है. तो वो आज हम अभी पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज. अब कह रहे if we know the process which is employed in the manufacture of a substance, the composition of raw materials used, the properties of the substances itself, and its behavior is normal and abnormal conditions of storage, we can think of impurities which may possibly be present in it. So what are the sources? First is raw material. देखो जैसे ही किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या हॉस्पिटल में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वहां पे रॉ मटेरियल आता है. रॉ मटेरियल में क्या क्या हो सकता है? एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट होता है जिसकी की मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, और उसके अलावा अदर एडिटिव्स होते हैं. एडिटिव्स मतलब एडिशनल सब्सटेंसेस हो सकती हैं जो किसी फॉर्मुलेशन को बनाने में यूज होती है. जैसे कि मान लो हमने सिरप बनाना है, तो सिरप बनाने के लिए देखो हमें जो है स्टार्च भी चाहिए कि वो थोड़ा मीठा बने सिरप, और उसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी भी बने, वो थोड़ा गाढ़ा बने, तो उसके लिए हम उसमें स्टार्च भी डालते हैं. फिर पानी चाहिए होगा, वो लिक्विड क्या होगा? हो सकता है हमारी जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट है जो अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करने वाला है, वो सॉलिड फॉर्म में है और वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में होता है, तो सिर्फ तो इतना ज्यादा बन जाता है. वो कैसे बनता है? तो उसमें कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस ऐड की जाती है, दैट आर नोन एज एडिटिव्स.
तो जो रॉ मटेरियल है उसमें क्या पूछा जाता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जब सामान आता है, रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट भी हो सकता है उसमें, और कुछ एडिटिव्स भी हो सकते हैं जो फॉर्मुलेशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। अब इम्प्योरिटी इन रॉ मटेरियल में किसी भी चीज में हो सकती है, वो एक एक्टिव कंपाउंड में भी हो सकती है, या फिर जो उसको उसका भार बढ़ाने के लिए, उसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, हम वॉल्यूम मेकअप करने के लिए एडिटिव्स यूज कर रहे हैं, वो भी सोर्स हो सकता है इस इम्प्योरिटी का। So, if impurities are present in raw materials like ores, metals, etc., which are used in the preparation of pharmaceutical chemicals, then these may be carried through during the manufacturing process to the final product. Thus, the final compound may be contaminated with these impurities. तो फाइनली जो भी प्रोडक्ट बनेगा, कंपाउंड बनेगा, इफ देयर इज सिंथेसिस, अगर कोई सिंथेसिस हो रही है तो सिंथेसिस में जो कंपाउंड यूज किए हैं तो उनमें इम्प्योरिटीज हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें भी इम्प्योरिटीज होंगी। मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर सल्फेट प्रेपरेशन CuSO4। मान लो कि हम मैन्युफैक्चरिंग लैब है, जो लेबोरेटरी है, वहां पे हम क्या बना रहे हैं, कॉपर सल्फेट बना रहे हैं। दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर टर्निंग्स। देखो कॉपर है ये मेटल, कॉपर मेटल के ऊपर जब ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा देन इसकी फॉर्मेशन, कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो कॉपर सल्फेट बना है, ये मान लो हम इसको एज अ मेडिसिन यूज करने वाले, क्या ये प्रोडक्ट इम्प्योरिटीज कंटेन कर रहा है, इसमें इम्प्योरिटीज हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, अगर हमारे रिएक्टेंट्स में इम्प्योरिटीज होंगी। अब रिएक्टेंट्स में इम्प्योरिटी कहाँ से आई है, क्या वो कॉपर से आई है या फिर वो H2SO4 से आई है, वो इम्प्योरिटी का सोर्स क्या था इन दोनों में से, क्या दोनों ही सोर्स हैं इम्प्योरिटी के। तो हमें ये सब सोचना पड़ता है जब भी हमने कोई नया कंपाउंड, नया प्रोडक्ट हमने बनाना है रिएक्टेंट्स को यूज करके। अब कॉपर टर्निंग्स हैं, these do contain iron and arsenic as impurities। अब ये जो कॉपर टर्निंग्स हैं, ये आयरन और आर्सेनिक को भी एज इम्प्योरिटीज कंटेन कर सकती हैं। These may be present in negligible amounts or in more quantities। ये या तो ना के बराबर भी हो सकती है, मतलब थोड़ा भी प्रेजेंट नहीं है इम्प्योरिटीज, या फिर ज्यादा क्वांटिटीज में भी हो सकती है। If these impurities are present in appreciable amounts in the raw material, like in copper turnings in this case, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, अगर कॉपर टर्निंग्स में ये प्रेजेंट है, then these are likely to be carried through to the final products in more amount। तो फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचते पहुंचते ये इनकी अमाउंट भी हो सकता है कि बड़ी ज्यादा हो जाए। द IP इंडियन फार्माकोपिया, जहां भी बच्चों IP टर्म यूज होगी इट मीन्स इंडियन फार्माकोपिया। So Indian Pharmacopoeia therefore prescribes some limits of tolerance for arsenic as impurity to be not more than 8 parts per million in copper sulfate। अब आप अगर कॉपर सल्फेट का मोनोग्राफ खोलोगे, फार्माकोपिया जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें जाके जैसे ही आप मोनोग्राफ निकालोगे कॉपर सल्फेट का, तो उसमें आपको क्या बताया गया होगा कि जो आर्सेनिक है इसकी इम्प्योरिटी जो है उसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू इज गिवन, स्टैंडर्ड लिमिट इज गिवन। क्या लिमिट दी है कि दिस इम्प्योरिटी शुड नॉट बी मोर देन 8 ppm। 8 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इस 8 ppm से ज्यादा होती है देन वो कंपाउंड है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, हमें उसकी रिजेक्शन करनी पड़ेगी और उस कंपाउंड को प्योरीफाई करने के लिए छोड़ना पड़ेगा हमें। सिमिलरली इट प्रेस्क्राइब्स
लिमिट फॉर आयरन एज इम्प्योरिटीज, इसके अलावा यहाँ पे आयरन की इम्प्योरिटीज या फिर और जो मैंने आपको सारी बताई हैं, जितना भी जिंक हो गया, क्लोराइड हो गए, वो सारी इम्प्योरिटीज की जो स्टैंडर्ड रीडिंग्स हैं आर गिवन इन द मोनोग्राफ ऑफ कॉपर सल्फेट। सो लाइकवाइज जो और भी हैं उन जो कंपाउंड्स हैं उनके भी मोनोग्राफ्स गिवन है। तो ये दूसरी एग्जांपल भी कुछ इसी तरह की ही है। ओके, दिस इज द अनदर एग्जांपल। इसमें क्या हो रहा है, जिंक सल्फेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईथर जिंक मेटल और फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। अब देखो जिंक सल्फेट है, ये दो ढंग से हम बना सकते हैं लैब, या तो जिंक ऑक्साइड से या अकेला जिंक को यूज करके। ठीक है, इन दोनों ढंग से हम बना सकते हैं। तो जिंक मेटल इज नोन टू कंटेन एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकल, आर्सेनिक एंड आयरन एज इम्प्योरिटीज। अब देखो जो जिंक मेटल है उसमें ये इम्प्योरिटीज हो सकती हैं जो आपको बताई मैंने। सिमिलरली कॉमर्शियल जिंक ऑक्साइड, इफ हमने जिंक ऑक्साइड लैब में बनाया है जिंक का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के, तो ये क्या कंटेन कर सकता है, दिस ऑल्सो कंटेन सच इम्प्योरिटीज, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, निकल, आर्सेनिक एंड आयरन। So if these are present in appreciable amounts in the raw material, zinc metal or zinc oxide as the case may be, then these impurities are likely to be carried through in the manufacturing process in appreciable amount to the final product। अगर इस रॉ मटेरियल में चाहे वो जिंक है, चाहे जिंक ऑक्साइड है, चाहे वो HOSO4 है, इनमें से किसी में भी अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें भी डेफिनेटली वो आएगी ही आएगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी है वो क्या है, रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं जो है किसी मेडिसिनल कंपाउंड को बनाने के। सेकेंड सोर्स इज रिएजेंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कई बार हम कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ रिएजेंट यूज करते हैं, कई सॉल्यूशंस बनाने के लिए हम रिएजेंट्स का यूज करते हैं। इफ रिएजेंट्स विच आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस are not completely removed by washings, if impurities are there in the reagents, okay, and these are not removed by washing, these may still be present in the final product। हमारे फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे कि अमोनिएटेड मर्करी, जैसे अमोनिएटेड मर्करी जो है that is prepared by adding a solution of mercury chloride to dilute ammonia solution। See students, this is HgCl2. What is Hg? Hg is mercury, Cl2 is chloride, this is mercuric chloride। When mercury chloride is added to dilute ammonia solution, this is the ammonia solution, NH4OH। ये डाइल्यूटेड फॉर्म में अगर होता है डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन, इसमें ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसमें जब हम मर्क्यूरिक क्लोराइड को ऐड करते हैं देन क्या फॉर्म होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, अमोनिएटेड मर्क्यूरी ये बनता है। इसके अलावा क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है एंड वाटर बनता है। इसके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं अमोनियम मर्क्यूरी के। अब क्या बोल रहे हैं, ये द प्रेसिपिटेटेड ऑफ अमोनिएटेड मर्क्यूरी which is the final product has to be washed with cold water to completely remove ammonium hydroxide। अब देखो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया है, इसको हमने यूज करना है एज मेडिसिनल एजेंट। अब मान लो कई बार क्या होता है
कि हम कुछ रिएजेंट्स जो हैं एक्सेस में यूज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये एक न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन नहीं हो पाती। न्यूट्रलाइज्ड रिएक्शन मतलब कि ये और ये दोनों आपस में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाते, कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाते। अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे तो ये सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, NH2HgCl इसमें। बट ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ अमाउंट जो है वो अमोनिएटेड मर्करी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाती है, बट जो कुछ अमाउंट ऑफ HgCl2 है, जो मर्क्यूरी क्लोराइड है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वो एज इट इज ही रहता है। तो हमारे पास देखो RBF एक जो राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, जब हम लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, उसमें कोई रिएक्शन करवाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो हम एक ही चैम्बर यूज करते हैं। जब भी कोई रिएक्शन करवानी है हम एक ही चैम्बर यूज करते हैं, उसी में ये सारा हम मटेरियल डालते हैं। तो देखो जब उसमें NH2HgCl बन गया, अमोनिएटेड मर्करी बन गया, तो उसके अलावा उसमें ये चीज भी हो सकती है, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है एंड मर्क्यूरी क्लोराइड भी हो सकता है। ओके, तो क्या हुआ, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज आ गई हैं। एक तो आ गई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, और दूसरी इम्प्योरिटी हमारे पास आ गई है मर्क्यूरी क्लोराइड की। ये इम्प्योरिटीज की पॉसिबिलिटी है इस प्रोडक्ट में, जिसमें जो प्रोडक्ट किससे बना है, इन दो रिएजेंट से मिलके बना है। तो ये दोनों रिएजेंट जो है एक इम्प्योरिटी का कारण बन सकते हैं इस particularly formed product के लिए। So the precipitates of ammoniated mercury has to be washed with cold water to completely remove ammonium hydroxide, कि ये पूरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो इसमें प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए, देन हमें उसको अच्छे से पानी के साथ वॉशिंग देनी पड़ती है, कोल्ड वाटर के साथ। If therefore the precipitates of ammoniated mercury is not completely washed, then the final product may contain in it ammonium hydroxide as impurity, उसमें ammonium hydroxide as impurity present होगा। अब थोड़ा सा ये ब्लर्ड है बट मे बी आपको विजिबल हो जाएगी। फिर precipitated calcium carbonate is prepared by the interaction of solutions of calcium chloride and sodium carbonate। अब देखो यहाँ पे precipitated calcium carbonate बना है CaCO3। ये कैसे बना है, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करके। और इनमें प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, देखो ये दो बन रहे हैं CaCO3 एंड NaCl। अब कह रहे थे precipitates of calcium carbonate has to be washed thoroughly to completely remove excess of sodium carbonate and the sodium chlorides। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें ये इम्प्योरिटी भी हो सकती है, दिस वन इम्प्योरिटी भी हो सकती है, और NaCl की इम्प्योरिटी भी हो सकती है, क्योंकि ये सभी एक ही कंटेनर में बन रहे हैं। ये सारी की सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है, एक कंटेनर में हो रही है। So the in calcium chloride Na2CO3 there are formation of product CaCO3 and 2NaCl. Now it can contain impurities of these three reagents. This reagent and this another product, second product. इन सब की impurities इस कैल्शियम कार्बोनेट में हो सकती है। उन impurities की एक लिमिट जो है वो हमें फार्माकोपिया से पता चलती है। The precipitate of calcium carbonate has to be washed thoroughly to completely remove excess of sodium carbonate and the soluble chlorides. If the impurities is not properly washed, then these may be present as impurities. The pharmacopoeia therefore prescribe limits